हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो इससे पहले हम लर्निंग को देख चुके हैं और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसको भी हम देख चुके हैं। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला होगा आपका लर्निंग कर्व और दूसरा होगा आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व्स। तो लर्निंग कर्व क्या है? स्किनर के अकॉर्डिंग इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन्स इंप्रूवमेंट इन अ गिवन एक्टिविटी। बेसिकली एक व्यक्ति जो भी सीख रहा है, अगर हम उसके सीखने के जो भी मार्ग है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि उसने कितना सीखा, कितना जल्दी सीखा, कितना स्लो सीखा, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि एक व्यक्ति का परफॉर्मेंस सीखते वक्त कैसा हो रहा है, उसका इंप्रूवमेंट, सुधार, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व। द फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी इस पर किसने की थी? हर्मन एबिंगॉस ने की थी 1869 में, और फॉरगेटिंग कर्व्स भी इन्होंने ही दिए हैं। ये आपके होते कितने प्रकार के हैं? ये आपके वैसे 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम कंप्लीट लर्निंग कर्व की बात करें, कंप्लीट लर्निंग कर्व, तो वो आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज एन एस शेप्ड कर्व। ये एस की शेप बन रही है ना, ठीक है, एस शेप कर्व होता है और इसी को हम सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि what does a complete learning curve look like, तो it looks like S shaped curve और it is also known as sigmoid curve। ठीक है, तो S shape curve है आपका। क्यों है S shape? ये देख लीजिए वक्र कैसे आपका बनाया गया है। यहाँ पर है नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी जो अधिगम करता है या लर्नर है वो कितनी बार उस टास्क को कर रहा है, और फिर जो है यहाँ पर है उसकी परफॉर्मेंस, उस टास्क में उसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। अब इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर पहले किसी भी टास्क को, कोई भी नया टास्क आपके सामने आता है तो पहले स्लो बिगनिंग होती है, आप उसके देख रहे होते हो ना, समझ रहे होते हो उसको, तो आप क्या करते हो, पहले तो स्लो स्टार्ट होता है। एक बार आपको टास्क समझ में आने लग गया, फिर आप तेजी से बढ़ते हो, एक्सेलरेशन होता है, और फिर क्या होता है, सीखते सीखते आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जब आपको लगता है इसमें अब कुछ नया सीखने के लिए बचा नहीं है, और वो स्थिति क्या होती है, वो स्थिति होती है प्लेट्यू, अधिगम का पठार। इसको भी देखेंगे। पहले आप समझो एस शेप कैसे है, कि पहले मैंने टास्क स्टार्ट किया, उस समय मैं टास्क को समझने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, अब मुझे टास्क समझ में आ गया, तो मेरी जो टास्क करना या एक्टिविटी करना है उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगा मेरी परफॉर्मेंस में। और इसके बाद इंप्रूव करते 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 एक ऐसा समय आएगा जब मुझे लग रहा है कि ये टास्क मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है, अब इसमें कुछ नया सीखने के लिए बचा नहीं है, तो यहाँ पर फिर से एक स्लो और एक रुकावट जैसी आ जाएगी। वो क्या है? अधिगम का पठार, लर्निंग प्लेट्यू। ठीक है, ये आपका हिंदी में भी दिया हुआ है। यहाँ पर ठहराव है या हाइपर ग्रोथ है या मास्टरी हो चुकी है, और इसके बाद आगे कुछ आप नया नहीं सीख रहे। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। धीमी शुरुआत के बाद विकास की तीव्र दर और फिर एक पठार पर पहुंचना, ये सभी प्रक्रियाओं को हम क्या करते हैं, एस वक्र के द्वारा दिखाते हैं। अब देखिए टाइप्स की बात करते हैं। तो आपके 4 टाइप के अधिगम वक्र होते हैं, जिसमें से पहला है आपका कॉनकेव, ठीक है, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स, तीसरा है आपका लीनियर, और चौथा जो अभी हमने पढ़ लिया इससे पहले, कंप्लीट कर्व। ठीक है, कंप्लीट लर्निंग कर्व। तो सबसे पहले देखते हैं अवतल वक्र। ठीक है, अवतल वक्र या फिर जिसे हम कॉनकेव लर्निंग कर्व कहते हैं। कॉनकेव लर्निंग कर्व आपका क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपकी पहले स्लो बिगनिंग हो रही है। अगर आपके लिए कोई टास्क नया है, न्यू टास्क आपने लिया, तो आप पहले उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके कंपोनेंट्स को, तो स्लो बिगनिंग हो रही है, और एक बार आपको टास्क समझ में आ गया तो आप तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हो, स्टीप प्रोग्रेस आ जाती है। ये क्या है आपका, ये कॉनकेव लर्निंग कर्व है। अब देखो यहाँ कॉन्वेक्स में क्या है, आपको कोई ऐसा टास्क दिया गया जिसमें आपको कुछ शुरुआती स्टेप्स पहले से आते थे। मैं कोई ऐसा टास्क दे रही हूँ, आपको पता है पहले से कि इसको कैसे करते हैं, तो क्या होगा, शुरुआत तेजी से होगी। आपने शुरुआत तो तेजी से करी, ठीक है, गति पकड़ ली आपने, लेकिन जैसे जैसे टास्क टफ हो गया, ठीक है, कठिन होने लग गया, आप स्लो पड़ गए। अब आपको टास्क में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, अब वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अब आप धीमे पड़ गए। तो ये कैसा बन गया, ये इस तरीके का। अवतल उत्तर से ध्यान में रख लो ना, अवतल ऐसे, ठीक है, ये आपका गहराई की तरफ अंदर गए, और उत्तल, उत्तल मतलब उठा हुआ, ये ऐसे आपका
ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्लो बिगनिंग है, स्टीप प्रोग्रेस है। यहाँ कोई टास्क ऐसा है जिसको पहले थोड़ा बहुत जानते थे, तो आपने तेजी से पहले आप आगे बढ़े, उसके बाद जैसे जैसे टास्क टफ हो गया आपकी परफॉर्मेंस स्लो पड़ गई। फिर तीसरा आपका आता है लीनियर कर्व, जिसे हम रेखीय वक्र कहते हैं। तो रेखीय वक्र क्या होता है, ये नॉर्मली देखा नहीं जाएगा, प्रैक्टिकली जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली लीनियर कर्व ये कह रहा है कि जैसे जैसे आपके अधिगम के प्रयास बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो ये क्या कह रहा है कि भाई आपने जितनी बार टास्क परफॉर्म किया उतनी बार आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होता चला गया, कभी कोई मतलब उसमें गिरावट नहीं आई, कभी कुछ गलत नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, और आप एकदम सीधी रेखा की तरह आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, ये प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा इसे क्या लिखा हुआ है, समान निष्पादन या सरल रेखीय वक्र, इनमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो अवतल वक्र है इसे हम वृद्धिमान आवर्तन वक्र या धनात्मक त्वरण वक्र भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली एक्सीलरेटेड कर्व। और ये नेगेटिवली एक्सीलरेटेड कर्व है, उत्तल वक्र या ह्रासमान आवर्तन वक्र। हिंदी के अलावा आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन ये आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन दिखा रहा है, ये आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन दिखा रहा है, और ये आपका लीनियर, ठीक है, जहां पर परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रैक्टिस स्टाइल्स की। अब देखिए लर्निंग प्लेट्यू, जब हमने पठार की बात की, लर्निंग प्लेट्यू क्या है, रॉस के अकॉर्डिंग प्लेट्यूज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग अ पीरियड वेयर नो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा, लर्निंग एक जगह पे आके रुक चुकी है, तो वो क्या होगा आपका, वो लर्निंग प्लेट्यू होगा या फिर अधिगम के पठार की स्थिति होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है, लर्निंग गैप आपको पता होना चाहिए। लर्निंग गैप क्या होता है, ये डिफरेंस होता है जितनी चीजें आप एक बच्चे को सिखाना चाहते थे और जितना बच्चा सीख पाया। मान लो एक क्लास 6 के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, भैया आपने उसके करिकुलम में कुछ 10 चीजें रखी थी कि ये 10 चीजें तो कम से कम इसे आनी ही चाहिए, और करिकुलम के एंड में मतलब साल एंड हो गया, उसके बाद आप चेक कर रहे हो कि बच्चे को सिर्फ 6 ही चीजें आई है, 4 चीजें नहीं आई है, तो ये क्या हो गया, लर्निंग गैप हो गया। जो आप सिखाना चाहते थे और जितना बच्चा सीख पाया, वो बीच का जो आपका गैप रह गया, उसी को हम लर्निंग गैप कहते हैं, ठीक है। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब कॉजेज देखिए प्लेट्यू के क्या है, यहाँ पर प्लेट्यू के कॉजेज हो सकते हैं कि रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, सीखने का कुछ गलत तरीका है, आपने ठीक से सीखा ही नहीं, तरीका गलत आया उसमें सीखने का, इस वजह से आपका मन हट रहा है वहां पे, अब आप सीखना ही नहीं चाहते, सुधार हो ही नहीं रहा है। कॉन्फ्लिक्ट है ओल्ड हैबिट्स और न्यू हैबिट्स में, ये अक्सर होता है जब हमें कोई काम को करने की पुरानी आदत होती है तो नई आदत सीखने में हमको डिफिकल्ट लगता है। ये मैथ्स में भी बहुत होता है, किसी ओल्ड मेथड से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आदत है, जब न्यू मेथड सिखाने की कोशिश की जाती है तो हमें डिफिकल्टी महसूस होती है। फिर होता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, जो काम है वो ही बहुत ज्यादा जटिल है, या इम्फेसिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्क, जटिल काम के भी हम केवल एक ही पहलू के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, हम उसे कंप्लीटली देख ही नहीं रहे कि किस तरीके से वो हो सकता है। फिजियोलॉजिकल लिमिट्स भी प्लेट्यू का कारण बनती है, फेटिंग, इलनेस, डिसेबिलिटीज हो सकती है, थक गया है बच्चा तो अब उसका सीखने का मन ही नहीं है, तो अब वो नहीं सीख पा रहा, इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, बीमार है, कोई इंजुरी हुई है। इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, मोटिवेटेड ही नहीं है बच्चा आगे सीखने के लिए, इसलिए परफॉर्मेंस पे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं है उसका, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये कारण होते हैं आपके प्लेट्यू आने के लर्निंग की स्थिति में। तो यहाँ पर टीचर का रोल अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसे लर्निंग के इस रास्ते पे से ये प्लेट्यूज या पठार को हटाना होता है, प्लेट्यूज को रिमूव करना होता है, ये नहीं आने देनी स्थिति। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, टीचर को प्रॉपरली मोटिवेट करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चे को सीखने के लिए। फिर क्या करना चाहिए, टीचिंग मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट यूज होने चाहिए। आप ऐसे बच्चे को, जो बच्चा जब तक गतिविधि करके नहीं सीखता वो नहीं सीख पाएगा, आप उसे केवल लेक्चर मेथड समझाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके समझ में वैसे भी नहीं आ रहा है, तो उस काम से उसका मन हट जाना है, इंप्रूवमेंट आपको वैसे भी नहीं दिखाई देगा। फिर है आपका कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को कि उसकी लर्निंग अच्छी हो, माहौल एक ऐसा अच्छा बनाना है जहाँ बच्चे का पढ़ने का सीखने का मन करे। टीचर शुड कीप इन हिज माइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि क्लास में इतने बच्चे बैठे उनको सबको एक ही तरीके से आपने बता दिया। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखिए क्या है, जब एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज आपको दूसरी सिचुएशन में
हेल्प कर रही है या फिर सीखने से रोक रही है, ये होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अप्लाई प्रीवियस एक्सपीरियंस और न्यूली रिलेटेड एक्सपीरियंस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो पहले आपको एक अनुभव हुआ है, उसको आप नई सिचुएशन में भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपका क्या हुआ, अधिगम का स्थानांतरण। आपके अगर हम प्राइमरी देखें तो 3 टाइप्स होते हैं, पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव और तीसरा हो गया जीरो ट्रांसफर। इसके अलावा भी आपके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि यूनिलेटरल, बायलेटरल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 4 टाइप्स आपके ये भी होते हैं। एक बार चेक करते हैं डिफरेंट टाइप्स में पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है, जब ए सिचुएशन में सीखी हुई चीज आपको बी सिचुएशन में हेल्प कर रही है, ठीक है, मदद दे रही है, तो वो क्या होगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण। तो सकारात्मक स्थानांतरण कैसे कह सकते हैं, अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप स्कूटी चलाना आसानी से सीख जाओ, क्योंकि आपको 2 व्हील्स के ऊपर बैलेंस करना आता है। ठीक है, बैलेंसिंग आपको आती है, तो ये क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर है। नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है, जब ए सिचुएशन में सीखी हुई चीज बी सिचुएशन में सीखने से आपको रोक रही होती है, या फिर आप कह सकते हैं हिंड्रेंस क्रिएट कर रही होती है, बाधा उत्पन्न कर रही होती है, तो वो क्या होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर में क्या होता है आपका, जैसे कि आपको स्कूटी आती है और आप कार चलाना सीख रहे हो, लेकिन स्कूटी में आप हैंड से कंट्रोल करते थे, हैंडल होता था आपका, वहाँ पे गियर वगैरह तो होते नहीं है, एक्सीलेटर और ब्रेक ही होता है, तो वहाँ पे ज्यादा कंट्रोल्स नहीं है। और वहाँ कार में क्या है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। अगर एक मैनुअल कार की बात करें तो आप स्टीयरिंग भी पकड़ना है, नीचे आपको पैरों से भी बहुत कंट्रोल करना है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है, यहाँ से आपको जो गियर है वो भी चेंज करने हैं। तो आप स्कूटी चलाना जानते थे, जो कि एक ईजियर टास्क था, आपको गाड़ी सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर। और तीसरा होता है आपका जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर उस सिचुएशन में होता है जहां दो सिचुएशन एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, आप कुकिंग अच्छी करना जानते हो और आप फुटबॉल भी खेलते हो, लेकिन एक का दूसरे से कोई भी ज्यादा यहाँ पे कनेक्टिविटी है ही नहीं, एक जगह सीखी हुई चीज आप दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, तो ये जीरो ट्रांसफर हुआ। ठीक है, देख सकते हैं आप, सकारात्मक स्थानांतर, नकारात्मक स्थानांतर, शून्य स्थानांतर। फिर देखिए आपका नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि आपने किसी एक लिम्ब को, लिम्ब क्या होते हैं, लिम्ब हाथ और पैर, ठीक है, फोर लिम्ब क्या होते हैं आपके, फोर लिम्ब होते हैं हाथ, और हिंड लिम्ब क्या होते हैं आपके, पैर। ठीक है, तो हम यहाँ लिम्ब्स यानी हाथों की और पैरों की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आपको ट्रेनिंग दी गई है एक लिम्ब में और वो आपकी फ्यूचर में किसी दूसरे लिम्ब को भी हेल्प कर रही है, जैसे कि बच्चा जो है राइट हैंड से लिखना जानता है, ठीक है, उसने लिखना सीख रखा है। अब मान लो उसके साथ कोई हादसा हुआ या फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो अब राइट हैंड यूज नहीं कर सकता, तो अब वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करे। अब फिर से इसको लिखना थोड़ा सिखाना है, खाली प्रैक्टिस चाहिए, लिखना तो वो जानता ही है पहले से। तो एक लिम्ब से सीखी हुई चीज जो है दूसरे में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गई। ठीक है, खाली प्रैक्टिस बनानी है उसको। तो ये क्या है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर। बाइलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, जब एक लिम्ब को जो आपने सिखाया है वो पैरेलल लिम्ब पे ट्रांसफर हो गई है, ठीक है, इवन के दोनों मौजूद है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, जैसे कि अगर किसी को आपने, बच्चे को आपने राइट हैंड से ही पेंसिल से लिखना सिखाया, लेकिन वो मोर कंफर्टेबल किससे है, लेफ्ट हैंड से, ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड से ज्यादा कंफर्टेबल है, उसका लेफ्ट हैंड ही ज्यादा चलता है। फिर भी आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे जो होते हैं लेफ्ट हैंड से लिखना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है उनको क्या करते हैं, राइट हैंड से लिखवाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, जबरदस्ती तुमने इससे यहाँ से लिखवाना सिखा तो दिया, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल वो किसमें है, वो ज्यादा कंफर्टेबल लेफ्ट हैंड से, तो ये बाइलेटरल ट्रांसफर हो जाएगा, पैरेलल लिम्ब पे अपने आप ही ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर क्या है, जो एक लिम्ब ने चीज सीखी थी वो फ्यूचर में दूसरे लिम्ब को सीखनी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर कंपल्शन है, यहाँ पर क्या है, ये बेनिफिशियल प्रूफ हो रही है। यहाँ पर क्या है, ज्यादा कंफर्टेबल, पैरेलल ही क्या है, एक से सीखता था दूसरे को अपने आप ही आ गया और ज्यादा कंफर्टेबल है वो उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, बाइलेटरल ट्रांसफर। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, क्लास 6th में जो पढ़ा वो उसे क्लास 7th में भी काम आएगा, फिर क्लास 8th में भी काम आएगा। ठीक है, ये क्या है, हम वर्टिकली ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। बेसिकली हर नीचे वाला जो क्लास है वो एक बेस बना रहा है ऊपर वाली चीजें सीखने में। ठीक है, तो आपने कोई चीज सीखी, अब आप उससे नेक्स्ट लेवल ऊपर गए, फिर वहां आपने चीज सीखी, आप उसके नेक्स्ट लेवल पर गए, ये क्या हो रहा है, वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है।
अगर मान लो एक जगह आपने सीखा था लेकिन वो नहीं आया, तो सेकंड वाली क्लास में जब आप सीखने की कोशिश कर रहे हो तो वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपने या फिर पहले आप जो जानते थे वो इतना ज्यादा आपके दिमाग में भर चुका है कि अब आप दूसरा मेथड सीख ही नहीं पा रहे हो, तो ये भी नेगेटिव भी हो सकता है। वर्टिकल, लेकिन होगा क्या वर्टिकल, ठीक है, अगर ये हेल्प करे तो ये पॉजिटिव, अगर ये हेल्प ना करे क्लास 7 में सीखने में तो ये नेगेटिव। लेकिन जब ये सीखना इधर ऐसे बढ़ रहा है तो ये क्या है, वर्टिकल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या हुआ, बच्चा एक ही क्लास में है, क्लास 6 में ही है, और वहां पर वो मैथ्स भी पढ़ रहा है, ठीक है, और साइंस भी पढ़ रहा है, और आपने यहाँ पर कोई चीज सिखाई जो उसे यहाँ पर भी हेल्प कर रही है, ठीक है, यानी लेवल सेम है, बस एक विषय से सीखी हुई चीज उसे सेम लेवल की डिफिकल्टी पर ही दूसरी जगह भी हेल्प कर रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो वर्टिकल ट्रांसफर क्या है, लंबात्मक अधिक्रम और उसका स्थानांतरण, और हॉरिजॉन्टल क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, तो आपको लेवल्स का डिफरेंस ध्यान में रखना है, वर्टिकल में हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे बढ़ रहे हैं, और जो आपका हॉरिजॉन्टल है वहां सेम लेवल की चीजों के बीच में क्या हो रहा है, लर्निंग का ट्रांसफर हो रहा है। फिर देखिए, हमें एक लर्नर के अंदर मैक्सिमम पॉजिटिव ट्रांसफर लाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जो सीखी हुई चीज है उसको अपने अन्य जो सिचुएशन है लाइफ की उसमें भी अप्लाई कर सके। तो मैक्सिमम पॉजिटिव ट्रांसफर अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, what is being learned at present should be linked with what has already been learned in the past। जो प्रीवियस नॉलेज है उसको बेस बनाना चाहिए, तभी बच्चे को ये कनेक्शन करना आता है, पहले से वो जो जानता है उसी को आधार बनाकर नई नॉलेज उसे दीजिए और तभी वो कोरिलेट करना भी सीखेगा। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरेटिकल स्टडीज विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। ये नहीं कि बच्चे को बैठाकर सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपीरियंसेस करवाने हैं, थ्योरेटिकली उसे पढ़ाना है, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, प्रायोगिक उसके जो महत्व है वो भी उसको बताइए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन शुड बी फॉलोड, दो या दो से अदर सब्जेक्ट्स में क्या क्या कोरिलेशन है, जैसे नाउन आ रहा है इंग्लिश में, हिंदी में संज्ञा आ रहा है, वो सब चीजें आप कनेक्ट करके बताइए। आइडेंटिकल कंपोनेंट बिटवीन लर्निंग सिचुएशन शुड बी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, बच्चे को देखना सिखाइए कि दो अलग अलग लर्निंग सिचुएशंस में क्या समान तत्व उसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप कई बार टीचर्स बोलते भी है ना कि कोई क्वेश्चन आ जाता है, अरे इस तरह क्वेश्चन तुमने पहले कर रखा है, याद करो, उसे हिंट देने की कोशिश करते हैं, तो वो आइडेंटिकल कंपोनेंट्स देखना सिखा रहे हैं। फिर है अवॉइड रोट लर्निंग, रटने की प्रवृत्ति जो है उसे कम करके अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट पे ज्यादा जोर देना चाहिए, समझ के बच्चा चीजों को करे, अपनी सूझ से करे। मल्टीमीडिया एंड सेंसरी एड्स यूज करने चाहिए, जितने ज्यादा टीचिंग लर्निंग एड्स यूज करेंगे उतना ज्यादा उसकी लर्निंग ज्यादा बेहतर होगी। लर्नर शुड ट्राई टू लर्न थ्रू हिज ओन एफर्ट, अपने एफर्ट से सीखना चाहिए, सब कुछ ऐसा नहीं कि दूसरा सिखाए या टीचर ही हमेशा हेल्प करे, सेल्फ लर्निंग की हैबिट उसके अंदर डालनी है। इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट फैक्ट लर्नर शुड लर्न प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन एंड रूल्स, अलग अलग फैक्ट्स याद कर, बहुत एग्जाम्पल कितने याद कर लोगे, रूल याद करो, जनरल प्रिंसिपल्स याद करो, उसके ऊपर बेस्ड अब कितने भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ जाए वो अपने आप तुम उसे कैटेगराइज कर पाओगे, समझ पाओगे। प्रॉपर नॉलेज एंड इंसाइट इनटू मेकिंग डिसीजन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांसफर, फिर पता होना चाहिए कौन सी चीज जो है हमें आगे जाके हेल्प करेगी और लर्निंग में, कौन सी चीज हमें नहीं करेगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाला टॉपिक है, हिंदी में भी आप चेक कर सकते हैं, वही सारी चीजें जो अभी मैंने बताई यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये था आपका आज लर्निंग कर्व्स और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। आप अगर और पीछे के हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, केवीएस पेडागोजी बूस्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं आप कवर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी केवीएस की पेडागोजी यहाँ से आपकी तैयार हो जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।